हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर है उसका यहाँ पे वायरल पेपर आपको कराने वाले हैं। यहाँ पे आप सभी को ओएमआर सीट पे प्रश्नों को हल करके भी बताएंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है पता चल जाएगा। साथ में इसके सारे प्रश्न जितने हैं सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में कराने वाले हैं, तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। जितने प्रश्न हैं आपकी हिंदी के संपूर्ण पेपर को इस तरह लिख के लाए हैं जिससे आपको पूरा डिटेल में यह पता चले कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखें कि आपको एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। ये पेपर का सेट देख सकते हैं, डीए है। इस पेपर को जरूर आप संपूर्ण हल करें। देखिए यहाँ पे 2025 का 24 फरवरी को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला एकदम रियल पेपर है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो एकदम स्किप मत कीजिएगा। इसीलिए इसको बहुत मेहनत करके सभी प्रश्नों को लिखे हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे अनुक्रमांक लिखिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्णांक दिया है जो 70 नंबर का रहेगा। समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा कि इस प्रश्न पत्र को आपको इतने समय में हल करना रहेगा। यहाँ पे नोट दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है कि इतने मिनट तक आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। अगला है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड अ और खंड ब में विभाजित रहेगा। फिर इसके बाद अगला निर्देश आपका है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिनके उत्तर को आपको ओएमआर सीट पर देना है। तो आपको ओएमआर सीट पर भरने का सही तरीका भी बता देंगे आज। देखिए खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही आपको केवल ओएमआर पर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न अथवा व्हाइटनर का प्रयोग कदापि नहीं करना है। इसके अलावा देखिए प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो लिखा रहेगा। अगला है कि खंड ब में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। खंड भाग में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही हल करना है। आपको बता देंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके साथ है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न न आता उस पर समय नष्ट नहीं करना है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अब सीधे आपको प्रश्नों पे लेकर चलते हैं और सीधे आपको हल करके बताते हैं। लेकिन हल कराने से पहले आपको ओएमआर सीट के बारे में बता देते हैं। देखिए ये ओएमआर सीट इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपका जिला का कोड रहेगा, केंद्र का कोड रहेगा, अनुक्रमांक आपका लिखा रहेगा, विषय का कोड रहेगा कि हिंदी का पेपर है, विषय प्रश्न पत्र आपका रहेगा 801। देखिए 801 का मतलब ये लिखा रहेगा कि कौन सा प्रश्न पत्र कोड है। जैसे यहाँ पे 801 है इसलिए यहाँ पे 801 है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एकदम रियल पेपर है। ठीक है, एकदम रियल पेपर है, इसको स्किप मत कीजिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना फोटो रहेगा। समझ में आ गया ना। देखिए ये ओएमआर सीट में पहले आप यहाँ पे समझिए कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखना है, यानी पहला अक्षर दूसरा अक्षर में क्या लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है DN, यही आपका सीरीज है DA। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल भी लिखा है D और यहाँ पे A लिख लीजिएगा। देखिए D को यहाँ पे D है, इसको D को ऐसे भर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे A लिखा है, A वाले खाने को ऐसे भर लीजिएगा। इस तरह आपको गोला जरूर भरना, इसको छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके नीचे क्या है, यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका हस्ताक्षर करते होंगे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ केंद्र व्यवस्था का मुहर लगा रहेगा, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे जिस दिन चित्रकला का विषय रहेगा उसी दिन इसको भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पे आपका जिला का कोड लिखना, कोड रहेगा, केंद्र का नाम, अनुक्रमांक, विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब रहेगा। यहाँ पे पहला अक्षर क्या था आपका DA था और A था, मतलब जो यहाँ पे आप भरे हैं DA वही यहाँ पे भी भरना है आपको। ठीक है, DA भर देंगे। फिर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर आप कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेंगे, केंद्र व्यवस्थापक के यहाँ पे मुहर रहेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आप प्रश्नों का उत्तर देंगे यहाँ पे आपको भरना रहेगा। इसको भी अभी आपको बताएंगे, पहले कुछ प्रश्न हल कराते हैं फिर आपको इसको भर के भी बताएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पेपर है, यहाँ पे प्रश्नों को आपको एकदम कराने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में कराएंगे।
जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कापी बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन से प्रश्नों को कब कैसे उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पहला प्रश्न खंड अ है, जिसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बताएंगे, फिर OMR शीट पे भी कुछ प्रश्नों को हल करके बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। देखिए जब शुक्ल यहाँ पे जुटा है तो इसका मतलब ये शुक्ल युग के ही होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गबन की विधा आपको बताना है कि गबन कौन सी विधा है। ये एक उपन्यास है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए दो प्रश्न आप कर लिए, ये रहेगा आपका OMR शीट। पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले का आपका ए वाला ऑप्शन सही है। तो पहले का देखिए ये पहला है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही भरना है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला भरना रहेगा। इसे देखिए आप ब्लैक पेन से भर सकते हैं या ब्लू पेन, दोनों पेन में से किसी भी पेन का यूज करके यहाँ पे भरा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले का ए है तो सिर्फ एक ही भरेगा, आई मीन सभी को छोड़ दीजिएगा। ये नहीं है कि बी भर दीजिए, C D ऐसे नहीं भरना है, पहले का पहले गोला। अब देखिए जैसे दूसरे का कौन सा सही है आपका, दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका दूसरा है, दूसरा का सी है, तो इसको इस प्रकार से भरिएगा। ठीक, तो इस लाइन में सिर्फ एक ही गोला भरना है, दूसरे में सी है तो सिर्फ एक ही गोला, तीसरा भरना रहेगा तो इसमें से जो ऑप्शन होगा चौथे में इसमें मतलब भरना रहेगा आपको इस तरह ना। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सीधे प्रश्नों को बता देते हैं, सभी प्रश्नों को एकदम याद रखिएगा। तो OMR शीट भरने का सही तरीका वही होता है जैसे आपको समझाए हैं, वही OMR शीट आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा। अगला देखिए, कंकाल के लेखक के बारे में बताना है। कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम का जो सिपाही है इसकी कृति कौन है, मतलब किसकी है, तो अमृत राय की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कलम का जो सिपाही है किसके द्वारा लिखा गया है, अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए ये आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है आपका 5वां नंबर का, देख सकते हैं यहाँ पे कि शुक्ल युग के समय अवधि आपको बताना है कि शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो देखिए शुक्ल युग की जो समय अवधि है 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी के जो बीच का समय है वो शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साकेत रचना है, आपको साकेत के बारे में बताना है ये किसकी रचना है। ठीक है, तो जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, यानी कि आपको बताना है कि महादेवी वर्मा है इसमें से किस युग की कवयित्री हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा कि महादेवी वर्मा जो है क्षयवादी युग की कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा लहरी रचना है, यानी गंगा लहरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। देखिए गंगा लहरी जो है आपका, देखिए इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा लहरी जो है पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न आपका है कि आधुनिक काल की समय सीमा कब से मानी जाती है। तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है 1843 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का समय सीमा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी महादेवी वर्मा के द्वारा इन ऑप्शनों में से कौन सी रचना नहीं किया गया है ये आपको बताना है। देखिए निहार जो हुआ और संध्या गीत हुआ और दीप शिखा ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, जबकि युगांतर जो है महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार आपको बताना है। इसी पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे आप पकड़िए इस शब्द को सरिस, जिसमें आपको सरिस मिलेगा तो समझिएगा कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप पहचान भी कर सकते हैं, सरिस शब्द मिल जाएगा तुरंत पहचान कर लीजिएगा यहाँ पे एक उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है
आठवां 13 नंबर का है कि सोरठा छंद के चरण होते हैं। तो सोरठा जो छंद हो, चाहे सोरठा हो चाहे रोला, उसमें कितने चरण होते हैं? तो टोटल 4 चरण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपसे सोरठा पूछे चाहे रोला पूछे, दोनों में आपके 4 चरण ही होते हैं और सोरठा और रोला ही आपसे बोर्ड के एग्जाम में केवल पूछा जाएगा। अगला देखिए, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपदेश में जो आपका प्रयुक्त उपसर्ग उप है, क्या है इसमें जुड़ा है? उप है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपदेश शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है उप है। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हानि लाभ में समास है। देखिए, इस प्रकार से जब भी आपको हलंत मिलेगा तो वहाँ पे आपको बता रहे हैं बार बार कि द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास? द्वंद्व। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पे इस प्रकार से आपको मिल जाए, जैसे सुख दुख, तो हलंत मिलता है ना, तो उसमें द्वंद्व समास ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए 17 नंबर का, कि मछली का पर्यायवाची आपको बताना है कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। तो मछली का पर्यायवाची इस ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? तो मीन होता है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मीन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यहाँ पे यद्यपि, देखिए आधा द है ना, तो आधा द आ जाए तो वहाँ पे हमेशा, जैसे देखिए आधा त आ जाए, आधा द आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होता है? वहाँ पे हमेशा यड़ संधि होता है। कौन सी संधि होगा? यड़ संधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप बताना है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मधुनी होता है। अगला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे देखिए, पठिताम धातु का वचन बताना है और पुरुष बताना है कि पठिताम धातु का वो कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो देखिए, इसमें जो पठिताम में होता है प्रथम पुरुष होता है और द्विवचन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये आपका है खंड ब। यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न। तो सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोटल 6 नंबर का है। देखिए आपके सामने ये प्रश्न है और इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछा गया है और इसके साथ में अथवा में दिया है। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस गद्यांश को तैयार कर सकते हैं आप। या इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, इसको आपको बता देते हैं, इसी को आप देख लीजिए। देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखेंगे, यहाँ से गद्यांश यहाँ तक पढ़ना रहता है, फिर इसके बाद इससे संबंधित आपको उत्तर पूछता है। देखिए कुछ ऐसे गद्यांश आपको दिया रहेगा कि जिसको आपको पढ़ने से ही उसके पाठ का नाम पता चल जाएगा। जैसे देखिए इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिए यहाँ मित्रता शब्द मिलेगा ना। जब भी किसी भी गद्यांश में आपको मित्रता शब्द मिलेगा तो समझ लीजिए कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और मित्रता किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये मिल गया आपको, इससे तो आप संदर्भ लिख लेंगे। हिंदी की व्याख्या भी करना है, यानी कि जो रेखांकित अंश है ये इसका व्याख्या करना है। साथ में व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है। तो चलिए इसका संपूर्ण हल देखिए। देखिए आप कॉपी कैसे लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले लिखिएगा खंड ब, 1-2 लाइन छोड़ के वर्णात्मक प्रश्न लिखिएगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा पहले का है तो आपका 1-2 शब्द, इसका 1-2 शब्द स्टार्टिंग का और लास्ट का 1-2 शब्द यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि कौन से गद्यांश का उत्तर आप दे रहे हैं। जैसे यह कोई बात ... उत्साही का। अब देखिए संदर्भ लिखना रहेगा तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। सिर्फ आपको पाठ का नाम पता चल गया और लेखक का नाम पता चल गया तो आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक पेन से लिखिएगा, जिससे कापी देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखिए इस प्रकार से यदि लिख देते हैं बोर्ड के एग्जाम में कापी तो एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर पूरा का पूरा नंबर आपको देने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, यानी कि रेखांकित अंश देखिए ये एक लाइन का है ना, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पे आप 1-2 लाइन छोड़ के इसका हेडिंग बनाइएगा रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखिएगा, लेखक का कहना है कि एक समान रुचि व
स्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है, बल्कि समाज में इसके विपरीत दो विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मित्रता देखने को मिलती है। व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है, उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति से मित्रता बढ़ाई जाए, जिससे जीवन में कठिन समय आने पर वह उनसे सहायता व मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसका आंसर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार व्यक्ति समाज में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी स्वच्छ लिखिएगा एकदम, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न कैसा पूछता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका। देखिए ये तो प्रश्न आपको कई बार करा चुके हैं और बताएं कि निर्गुण शब्द मिल जाए तो उससे आप कैसे पाठ का नाम पता कर सकते हैं। चलिए पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न था। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर दिया है, अगले पेज पर देखिए यहाँ पे जैसे ही पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सूर शब्द। इस सूर शब्द से आप पहचान कर सकते हैं कि सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। तो ये तो हो गया पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखिए इसमें भी आपसे संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है ये पूछता है आपसे, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न तो आपको करा चुका है, अभी पेपर आप देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको कराया जा चुका है। तो आप प्रश्न पेपर देखोगे तो इसका जान रहे होंगे। चलिए आपको इसका उत्तर करा दे रहे हैं, ठीक है। इसका तो कई बार करा है लेकिन इसका नहीं कराया गया है, तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की इसमें व्याख्या पूछता है, फिर यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए आपको दोनों में से कोई एक का ही उत्तर देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले लिखिएगा अतुलनीय जिसके ... रण गर्जन लिखिएगा। अब देखिए संदर्भ लिखना कैसे आपको, संदर्भ उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, हम देखिए यहाँ पे पद है तो पद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा तो कैसे करेंगे? लिखेंगे कवि कहना चाहता है कि यह आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध की गर्जनों को अनेक बार सुन चुका है। अगला है कि पद्यांश में कवि ने अपने पूर्वजों की महिमा का वर्णन किया है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही पेज में आप देख सकते हैं। एक पेज में भी दे देंगे आंसर तो आपको पूरे इस पर कितने नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। 6 नंबर मिलेगा, समझ में आ गया ना। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ये आपके सामने है। इस प्रश्न को तो कई बार कराएं फिर भी आपको एक बार यहाँ पे करा दे रहे हैं। जैसे देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रमस्थलम अस्ति, ये कई बार प्रश्न आपको कराया गया है। एक बार इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद देख लीजिए, जिससे बोर्ड के एग्जाम में आपको 24 तारीख को पूछे तो इसका तुरंत आंसर आप लिख दें। देखिए लिखने का तरीका यही है कि 1-2 शब्द स्टार्टिंग का और डॉट करके इस तरह लिखिएगा। फिर यहाँ पे संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा तो कैसे करेंगे? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो इस प्रकार से इसका आप क्या करेंगे? हिंदी में व्याख्या करेंगे। टोटल इस पर 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने अगला प्रश्न है। तो देखिए अथवा में है तो दोनों में से कोई एक ही करना था, तो एक आपको करा दिए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। बहुत सिंपल होता है। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्थ हिमाद्रश्च दक्षिणम, ठीक है, वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसी का क्या कर रहे हैं, हिंदी में आपको अनुवाद करना बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार से लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या और 1-2 शब्द स्टार्टिंग का ये लिख लीजिएगा। आपको तो बता चुके हैं, आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद इसका करेंगे। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। इस प्रकार से सिर्फ एक ही पेज पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं, देख सकते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, जिस पे आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर मिलने वाला है। इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, जब ये प्रश्न कर लेंगे तो इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। टोटल 3 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। देखिए, क ख ग, इस प्रकार से बहुत सारे खंडकाव्य देते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आपके स्कूल पढ़ाया जाता है उसी खंडकाव्य को आप करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मुक्ति दूत खंडकाव्य को आपको करा दे रहे हैं, जो गांधी जी का चरित्र चित्रण करा दें, जिसको आप बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। यहाँ पे लिखिएगा मुक्ति दूत, नायक का चरित्र चित्र जिसमें महात्मा गांधी जी का करना है। देखिए कैसे लिखेंगे, गांधी जी का अवतरण भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महान घटना है। अपने गरिमामय एवं अलौकिक चरित्र बल से गांधी जी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करके युग पुरुष कहलाए। इस खंडकाव्य के नायक गांधी जी हैं। प्रस्तुत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दिव्य पुरुष थे, हरिजनों के उद्धारक, मातृभक्त, महान देशभक्त। इस तरह हेडिंग डालेंगे उनकी विशेषता के बारे में। फिर लिखेंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे दिव्य पुरुष। अब लिखेंगे इसके बारे में कि महात्मा गांधी महान पुरुष पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो पृथ्वी के दुखों का हरण करने के लिए आते हैं। इस प्रकार गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बनाएंगे हरिजनों के उद्धारक। महात्मा गांधी ने जीवन प्रयत्न दलितों, पिछड़ों तथा हरिजनों को गले लगाया। गांधी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी हरिजनों का उद्धार करना था। फिर इसके बाद है मातृभक्त। गांधी जी माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना रखते थे। गांधी जी ने उदारता, परोपकार, दया तथा सत्यता आदि गुणों को माँ से ही सीखा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद लिखिएगा कि महान देशभक्त। अगला हेडिंग था कि देशवासियों की दुर्दशा देखकर गांधी का हृदय व्यथित हो जाता है और वे जीवन के अंतिम सांस तक देश की सेवा की। सचमुच महात्मा गांधी स्वयं का सुख वैभव त्याग कर सारा जीवन देश सेवा में अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये मुक्ति दूत से संबंधित जितने भी पूछा गया प्रश्न, उन दोनों में से जैसे ये है, ये 2 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी सिर्फ केवल एक ही करना रहता है। अपना खंडकाव्य देख लीजिएगा, जिस जिला में जो पढ़ाया जाता होगा वही आपको करना रहेगा। अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये सभी खंडकाव्य आपका है, इसमें से कोई एक ही प्रश्न करना रहता है, सभी प्रश्नों को आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर का, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। टोटल 5 नंबर का। आपको बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कई बार कराए हैं, तो आप देखे होंगे वीडियो, तो आप उसको याद कर लीजिए। अभी तक नहीं याद, इसे जरूर कर लीजिए। इन तीनों में से आपको 100% की गारंटी देते हैं कि 24 फरवरी को आपको 100% देखने के लिए मिलेगा, तो इसे जरूर आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे तुलसीदास, देखिए आपको बता दें कि आप तुलसीदास का जीवन परिचय और साथ में सूरदास का जीवन परिचय दोनों को जरूर याद करके जाइए।
तुलसीदास और सूरदास, इन दोनों में से एक जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गया। और आपको बता दें इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम में तुलसीदास जरूर आएगा, ठीक है। तो दोनों का आप याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा आपको, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। चलिए आपको तुलसीदास का जीवन परिचय यहाँ पर कराते हैं। देखिए कैसे आप हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख। जीवन परिचय किसका है? तुलसीदास का। पहले संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिखिएगा। जन्म लिखिएगा सन 1532 ईस्वी, मृत्यु सन 1623 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु का नाम नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली, रचनाएं में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब लिख लीजिए। ये संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद अब इसके बाद देखिए आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप हेडिंग बनाइएगा जीवन परिचय। और देखिए जीवन परिचय जैसे लिखें इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। सही तरीका यही होता है कि सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखें, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद उनका जीवन परिचय इस तरह डिटेल में लिखें। देखिए लिखिएगा तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के, यहाँ पे देखिए चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था, ठीक है। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। फिर इसके बाद इनकी रचनाएं लिखिएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। तो इस प्रकार से सिर्फ इतना लिख देंगे आप तो आपको पूरे इस पे नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है, 7वां नंबर का, कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का रहने वाला है। चलिए आपको एक बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7, यहाँ पे लिखिएगा श्लोक। आप इसको जरूर याद रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपको इस प्रकार से बस लिखना है। जो आपको श्लोक बताया इसको लिख दीजिएगा, इस पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। टोटल ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहने वाला है। आपसे 4 प्रश्न इस प्रकार से देगा, चारों में से किसी 2 का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए 2 का उत्तर आपको बता देते हैं। जैसे दूसरे का, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का सेकेंड उत्तर लिखिएगा यहाँ पे, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव अस्ति, ठीक है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, इस तरह लिखेंगे तो इस पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर अगला है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 8 का थर्ड, वाराणस्य मरणम मंगलम भवति। बस इतना ही आपको लिखेंगे तो इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर के बारे में कई बार प्रश्न करा दिया गया है। तो इन चारों में से किसी 2 का ही उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों को आप एक बार देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस एक विषय पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। इस प्रकार से 4 टॉपिक 5 टॉपिक आपको बोर्ड के एग्जाम में देता है। किसी एक टॉपिक पर ही आपको क्या करना रहता है? निबंध लिखना रहता है। जैसे यहाँ देखिए आतंकवाद कारण एवं निवारण है, इस पर कैसे आप लिखेंगे? तो ये आपके सामने कॉपी है। इस प्रकार से जैसे लिखें इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप कॉपी को लिखिएगा। लिखिएगा निबंध किस पे लिखना है? आतंकवाद कारण निवारण पर संकेत बिंदु लिख दीजिएगा। जैसे क्या है यहाँ पे, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का प्रभाव क्या है, आतंकवाद का निवारण कैसे करेंगे, क्या आतंकवाद का समाधान संभव है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है और इसके निष्कर्ष क्या हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आतंकवाद क्या है, पर हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद लिखिएगा आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें संगठित या असंगठित सदस्य हिंसा करते हैं ताकि वे अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आत्मघात उद्देश्यों को पूरा कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखिएगा अगला हेडिंग बना लीजिएगा, जो संकेत बिंदु में लिखे हैं उसी को लिखना है। लिखिएगा आतंकवाद का कारण क्या है। आतंकवाद के कारण विभिन्न, यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि
राजनीतिक कारण हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, और आर्थिक असमानता, धार्मिक और जातिगत विवाद और भ्रष्टाचार, ये सब क्या होते हैं, आतंकवाद के कारण होते हैं। अगला बनेगा हेडिंग, आतंकवाद के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए आतंकवाद के प्रभाव में आतंकवाद के प्रभाव शामिल सुरक्षा समस्या, आर्थिक हानि, समाज में दुर्भावना शामिल हो सकता है। अगला हेडिंग बनाइएगा आप कि आतंकवाद का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो आतंकवाद के निवारण के उपाय में शिक्षा, समाज और आर्थिक सुधार, सुरक्षा सुदृढ़ करना चाहिए। अगला है क्या आतंकवाद का समाधान संभव है। तो लिख सकते हैं हाँ, आतंकवाद का समाधान संभव है, लेकिन यह कठिन प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिएगा आप की आवश्यकता है, यहाँ पे आवश्यकता लिख लेंगे। अगला हेडिंग बना देंगे आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। निष्कर्ष इसका क्या निकलेगा कि आतंकवाद एक भयानक समस्या है जिसे समाज और सरकार को मिलकर समाधान करना होगा। शिक्षा, सामाजिक सुधार, सुरक्षा और सहयोग में हम इस महामारी से निपट सकते हैं। तो यह था संपूर्ण आपका पेपर, ठीक है, संपूर्ण पेपर था। इस पेपर को 1-2 बार देख के सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये आधा घंटा का वीडियो है 30 मिनट का, लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा का समय देना पड़ता है, तब जाके आपका संपूर्ण पेपर का हल हो पाता है। तो आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि सिर्फ एक लाइक वाला बटन को आप दबा दिया कीजिए, ठीक है। और चैनल पर यदि नए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।